जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आपका स्वागत करता हूं और अगले 2 मिनट के अंदर ही हम जो हमारा आज का जो विषय है ये शुरू करेंगे। लेकिन विषय शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इसके पहले हमने 4 बार ये फेसबुक लाइव सेशन किया हुआ है। पहली बार जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ उसके जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स है हमने उसके बारे में बात की। उसके बाद जो दूसरे जो फेसबुक लाइव सेशन हमने किया उसमें हमने बात की कि जो वहाँ का जो साइकोलॉजिकल वॉर चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसके बारे में मैंने बात की। उसके बाद जो तीसरा फेसबुक लाइव हुआ इसके अंदर जो चाइना हमारे खिलाफ जो इकोनॉमिक वॉर कर रहा है इसके बारे में हमने बात की, क्योंकि इकोनॉमिक वॉर भी बड़े जोर से चल रहा है और आजकल हम भी उनके खिलाफ वॉर कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कि हम चाइनीज को बॉयकॉट करो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसे काफी मोमेंटम मिला है। तो हम उसके बारे में भी हमने उस समय बात की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था इसके अंदर हमने पाकिस्तान को चाइना किस प्रकार से मदद करता है, चाइना पाकिस्तान का कैसे इविल एक्सिस है और वो हमारे खिलाफ किस प्रकार की लड़ाइयाँ करते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। तो ये सब मुद्दे अभी तक कवर हो गए हैं और आज जो मुद्दा हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि चाइना के जो वीक पॉइंट्स है वो क्या है और उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि जब चाइना की हम बात करते हैं तो हमेशा जो नैरेटिव होता है वो ये होता है कि चाइना बहुत ही स्ट्रांग नेशन है, इकोनॉमी 3.5 टाइम्स स्ट्रांग है। ऐसी बात नहीं, इकोनॉमी स्ट्रांग होने से भी उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। उनकी मिलिट्री स्ट्रांग है लेकिन उनकी मिलिट्री की बहुत सारी ताकत जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में बिल्कुल कोई बातचीत ये की नहीं जाती। सिर्फ हम हमारे वीकनेसेस जो है वो हमें कैसे तंग कर रहे हैं इसके बारे में ही बातचीत हम करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार की बातचीत नहीं होनी चाहिए और चाइना के भी वीक पॉइंट्स है। तो इस वीक पॉइंट का हम कैसे मतलब उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, अगर ये हम हमारे सामने रखें तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि चाइना के भी सॉफ्ट अंडरबेली है, उनके भी कमजोरियां है, उनकी भी खामियां है। ये सारी जो चीजें हैं इन सभी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में हम बातचीत तो पक्का करेंगे ही। तो ये हम बातचीत अभी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो आज का जो हमारा सेशन है ये तकरीबन चलेगा 1 घंटा के लिए, 11:30 से 12:30। अगर बीच में किसी कारण से अगर मेरी आवाज़ खराब मेरी वीडियोस खराब हो जाती है तो फिक्र नहीं करना, क्योंकि बात यह है कि काफ़ी बार लोकलाइज प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन अगर आपको मेरी ऑडियो भी आ जाती है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद ये पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद ये होता है कि आप सब उसे जो लिंक है उसकी व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सबके पास भेजते हैं। और आपसे एक अनुरोध ये भी है कि अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर हम कुछ देश के बारे में अच्छी बात बता रहे हैं तो ज़रूर आप उसे लोगों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिलीज के साथ शेयर करो। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है जो चाइना हमारे खिलाफ चला रहा है। और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर हम सब इंफॉर्मेशन वॉरियर्स है। हमने जो सही खबर है ये लोगों के पास पहुंचानी चाहिए, क्योंकि 99% लोग जो इस देश में रहते हैं वो अच्छे लोग हैं। यहीं पे हमने जीना है, यहीं पर हमने मरना है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारी देश की प्रगति हो। लेकिन उनके दिल में काफी बार सवाल उठता है कि गलवान में हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए तो क्या हुआ।
देखिए, अगर हमारे 20 सोल्जर्स ने प्राणों का बलिदान दिया तो हमने वहां पे 54 चाइनीज सोल्जर्स को मारा है और तकरीबन 100-150 से ज्यादा वहां पे जख्मी हो गए हैं। अर्थात हमारे सोल्जर्स गए, ये एक बहुत ही दुख की बात है, ये कोई भी समझ सकता है। लेकिन चाइना को भी इतना अच्छा धोखा मिला है कि 1978 के बाद पहली बार कोई चाइनीज जो है वो बॉर्डर के ऊपर किसी लड़ाई के अंदर मारा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि चाइनीज सोल्जर्स को लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और हुआ क्या कि जो चाइनीज जनरल इस सब को कमांड कर रहा था उसे सैक कर दिया है। मैं थोड़ी सी चाइना की जो एग्रेसिव चीजें चल रही है उसके बारे में बात करता हूं। मैं आज वीडियो लाइव सेशन शुरू करने से पहले ये देख रहा था कि आज की ताजा खबर क्या है। तो वहां पर मुझे 4-5 चीजें नजर आ गई। एक तो बोला जाता है कि चाइनीज डेट डिप्लोमेसी करते हैं, यानी लोगों को कर्जा देते हैं, और अभी तक $5 ट्रिलियन इतना कर्जा, इतना डेट, इतना लोन चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज को दिया हुआ है, कि जो एशिया में है, जो अफ्रीका में है, जो अलग अलग जगह के ऊपर है। तो अभी हालात ये है कि वन बेल्ट वन रोड, जिसके लिए ये रोड लोन दिया गया कि रास्ते चाइना से शुरू हो जाए, उन देशों में पहुंचे, ताकि चाइना की जो वस्तुएं है, गुड्स है, वो आसानी से वहां पर पहुंचे। तो ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है अभी बहुत ही प्रॉब्लम में है। सीपीएसी कॉरिडोर के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में मैंने बात की थी। $60 बिलियन उसके ऊपर खर्चा हुआ है, लेकिन उस रोड की जो कैपेसिटी है, सिर्फ 1% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि वो रोड इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है बाकी सब जगह पे। तो लोग पहले कुछ हमारे तज्ञ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चाइना केवल ये कर रहा है क्योंकि वो अल्टरनेट रूट्स चाहते हैं, वो स्ट्रैटेजिक लिहाज से वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक चीजें या सुरक्षा के लिए चीजें एक अपने आप में बात है, लेकिन अगर आप $60 बिलियन का खर्चा करते हो तो उसे कुछ, उसके ऊपर कुछ रिटर्न तो मिलने चाहिए। हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक हमें 6-7% इंटरेस्ट दे देता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, या सेविंग बैंक के ऊपर 4% देता है। अगर आपने इतना पैसा खर्चा किया, उसके ऊपर कोई आपको रिटर्न मिला नहीं, तो क्या होगा? आपका नुकसान हो रहा है, जो जो चाइना का हो रहा है, जिसका जो डेट डिप्लोमेसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी देश बोल रहे हैं कि हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते। पाकिस्तान के इमरान खान ने बोला है कि आप हमें 10 साल का एक मोरेटोरियम दे दीजिए, हम ये लोन नहीं रीपे कर पाएंगे। तो चाइना के इकोनॉमी का क्या होगा? अर्थात उनको भी बहुत ही धक्का पहुंचने वाला है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी, आज की एक बात मैं पढ़ रहा था जिसे बोला जाता है पॉलिटिकल वॉरफेयर। ये मैंने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की थी। चाइना पॉलिटिकल वॉरफेयर अलग देशों के अंदर बहुत करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उस देश में ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो चाइना के साथ है। तो अभी इसमें मुद्दा यह है कि नेपाल की गवर्नमेंट चाइना के साथ है। इस प्रकार से लीजिए, जो अपना श्रीलंका है वहां पे गवर्नमेंट उनकी साथ है। लेकिन आज बात ये हो रहा है कि इसे बहुत सारे देश ये समझ रहे हैं कि चाइना उनको उल्लू बना रहा है। कल के पेपर में बात आई थी कि एक ऑस्ट्रेलिया जो देश है, आप उसे जानते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, टेनिस भी अच्छा खेलते हैं, और काफी सारे हमारे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं सीखने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसे वो लॉ मेकर बोलते हैं, उनके घर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने रेड मारा, और ये नजर आया कि वो चाइनीज की भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि चाइना, वो बोलते हैं कि चाइना बहुत अच्छा देश है क्योंकि चाइना उनको पैसे दे रहा था, उन्होंने बहुत पेमेंट की हुई है, वगैरह वगैरह। और वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन के नागरिक है जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है। तो उनके खिलाफ अभी खटला ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने शुरू किया है। तो देखिए कि ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ बहुत ही ज्यादा नाखुश है। इतना ही नहीं, तो एक जिसे बोलते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, जहां पे चाइना हर एक देश में
पैसा खर्चा करके वहाँ पे कुछ लोगों को खरीद लेता है। ये लोग कहाँ कौन-कौन से होते हैं? उस देश की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर जो अलग-अलग मतलब फैसेट्स है, अलग-अलग ओपिनियन मेकर्स है, उनको खरीदा जाता है। कौन है ये ओपिनियन मेकर्स? एक तो वो जो मीडिया में लिखाई करते हैं, प्रिंट मीडिया हो या आपका टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो 300 लोग इस प्रकार से हमारे देश से खरीदे हुए हैं चाइना ने, जो चाइना का व्यू पॉइंट हमारे मीडिया में देते रहते हैं और यही प्रकार बाकी देशों में भी हो रहा है। अमेरिका में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जो इतने बड़े न्यूज़पेपर है, उनको खरीद लिया है। अभी ये पेपर खुद को बोलते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट है, अभी वो चाइना के खिलाफ कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। अभी जो मुस्लिम कंट्रीज है वो जो शिनजियांग जो चाइना का प्रांत है, जहाँ पे जो उइगर मुस्लिम्स है, जिनके ऊपर जो अत्याचार है, वो अत्याचार के बारे में लिखने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि चाइना ने वहां पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है कि ये लोग डरते हैं। तो ह्यूमन अभी हम शिनजियांग के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो लेकिन देखिए कि कितना डर है। तो चाइना ने मीडिया में कुछ लोग खरीदे हुए हैं, चाइना ने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ लोग खरीदे हुए हैं। ये कैसे खरीदे जाते हैं? उनको पैसा दिया जाता है, उनको टूरिस्ट बना के चाइना में ले जाता है, तिब्बत में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, और उसके बाद वो चाइना के स्लेव्स बन जाते हैं, जिससे वो ये नैरेटिव वॉरफेयर शुरू करते हैं कि चाइना बहुत अच्छा देश है, चाइना को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ये जो कोरोना या चाइनीज वायरस शुरू हुआ वो चाइना की गलती नहीं है। चाइना अभी कोरोना की लड़ाई फाइट करने के लिए लोगों को मास्क देना चाहती है। ये सब एक हम्बग है, ये सब झूठ है, लेकिन इसलिए कि ये लोग बीके हुए हैं वो इस प्रकार से करते हैं। कुछ रिसर्चर्स, आज कल परसों की खबर है कि चाइना, ये यूएसए की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि 500 यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका, उसके अंदर जो रिसर्च करते हैं चाइनीज स्टूडेंट, ये सब एक्चुअली रिसर्चर्स नहीं है। ये वहां पे दिखाते तो है मैं पीएचडी करने के लिए आया हूं, मैं एमफिल करने के लिए आया हूं, जिसके बारे में आपको पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक स्पाई बने हुए हैं, वो हेर है। वो वहां पे जो भी रिसर्च हो रहा है वो चुराते हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, वहां पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है कि जो 2 साल का रिसर्च करके किसी विषय के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो अगर ये रिसर्च जो आपने 2 साल की मेहनत के बाद किया, अगर वो आप चुरा लेते हैं किसी देश का, तो उस आपने क्या किया? जो एक किसी इंडियन स्कॉलर ने बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत करके एक विषय के ऊपर लिखा, समझ लीजिए वाटर सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया वाटर सिक्योरिटी, और अगर आपने ये रिसर्च पेपर चुराया तो 2 साल की मेहनत जो उसकी है वो चुराई गई। ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है। लेकिन आज ये सभी यूनिवर्सिटीज में जाके ये हो रहा है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं जो हमारी भी जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर चाइनीज स्टूडेंट की संख्या अभी काफी बढ़ी हुई है। उसमें से काफी लोग बताते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये इनको सबको इंग्लिश आती है। अगर आप चुपचाप से उनके ऊपर नजर रखो तो वो अपने कलीग के साथ इंग्लिश में बातचीत करते होंगे। वो एक्चुअली स्पाइज है, वो हेर है। और वहां पे क्या चुरा रहे हैं? वो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए तो नहीं आए हैं। वो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपके जो रिसर्च पेपर्स है, इनको ये चुरा रहे हैं। तो ये जो स्पाई वॉरफेयर हो रहा है, डायरेक्टिव वॉरफेयर हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। इतना ही नहीं तो और कोई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको चाइना खरीद लेता है। कुछ एनजीओज है, उनको चाइना खरीद लेता है और वो चाइना की भाषा करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि कई जगह पे एजिटेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये रिफाइनरी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, और बहुत बार ये फाइनेंसिंग चाइना से होता है। आज हमारे देश में इस प्रकार से 300-400 बिके हुए लोग हैं, उनके नाम सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, लेकिन ये चाइना का नैरेटिव हमारे वहां पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो लेटेस्ट अपडेट था, जो मैंने न्यूज़पेपर से देखा,
उसके अंदर ये मैंने या इकट्ठा कर लिया कि मैंने सोचा कि मैं विषय को टच करने से पहले इस सब के बारे में बात करूं। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चाइना का साथ जो स्टैंड ऑफ है, ये काफ़ी दिन चलने वाला है। उसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। तो उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी नैरेटिव बोलती है कि हाँ, हाँ, अभी जो नैरेटिव हमारे न्यूज़पेपर में आ रही है कि हाँ, शायद हमने 50-60 चाइनीज सोल्जर्स गलवान में मारे, लेकिन चाइना तो पूरा वापस गया नहीं है। अरे, कौन बोल रहा है कि वो पूरे वापस गए हुए हैं? बात यह है कि वो गलवान से 2-3 किलोमीटर पीछे गए हुए हैं, जो उनकी 9 मई की पोजीशन थी। लेकिन ये बात साफ है कि हमने राउंड नंबर 1 ये जीता हुआ है। अगर आपने बॉक्सिंग देखा होगा, अगर आपने रेसलिंग देखा होगा, अगर आपने बैडमिंटन देखा होगा, तो पहला गेम जो है ये हमने जीत लिया है। लेकिन नैरेटिव क्या दिखा रहा है? हमेशा यही दिखाता है कि हम बैकफुट के ऊपर है। अभी कुछ एक्सपर्ट पूछ रहे थे कि चाइना के लिए आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है चाइना के साथ डील करने के लिए। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर भारत ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जिसमें जो चाइनीज गुड्स है उसे हम इंडियन गुड्स से रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। समय लगेगा, चाइनीज बॉयकॉट कर रहे हैं, इसे भी ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इतना ही नहीं, जो अभी जो चाइनीज गुड्स के ऊपर ये लिखना कंपलसरी किया हुआ है कि वो कहाँ पर बनाया हुआ है। अभी हम किसी शॉप में जाएंगे और अगर वो कहीं बाहर से आया हुआ है, तो वहां पर वो कंट्री का कौन सा मेक है ये सामने आता नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो पूछते कि सर ये बताइए कि हम किसी शॉप में चले जाए तो मेड इन चाइना कैसे हमें पहचान लेंगे हम। मैंने उस समय एक्सप्लेन किया था कि उनका जो बार कोड होता है वो अलग होता है, और काफी बार वो मेड इन चाइना है ये दिखाते नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि ये दिखाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ये किया ही जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम हमने उठाया हुआ है। पूरी दुनिया में अभी चाइना के खिलाफ वातावरण है, और उसका मैं एक लेटेस्ट आपको अपडेट देना चाहता हूं। परसों की बात है, माइक पोम्पियो जो डिफेंस सेक्रेटरी है, यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है हमारी भाषा में। तो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी थी 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बोला था कि अभी जो आर्मी है, यूएसए आर्मी है, ये 130 देशों में उनके मिलिट्री बेसिस है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन उनका जो फोकस था वो यूरोप में था, वो कुछ ऐसे जगह पे था। लेकिन अभी वो फोकस शिफ्ट कर रहे हैं और वो चाइना के आसपास के इलाके में आना चाहते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि साउथ कोरिया है, यानी कि जापान है, वियतनाम है वहां पे, और वहां पे ये बड़ी संख्या में होने वाला है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि चाइनीज जो यूएस आर्म फोर्सेस है वो अभी सब जगह पे बेसिस बना रही है, क्योंकि वहां से चाइना की हरकत के ऊपर नजर रख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में जब से मैंने लास्ट आपसे बात की थी, चाइना ने इतनी ज्यादा आक्रामक कार्रवाई की है साउथ चाइना समुद्र के अंदर। एक चाइनीज सबमरीन जापान के समुद्र में आ गई। जापान एकदम गुस्सा हो गया और उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाया। चाइनीज ने 2 वियतनाम फिशिंग वेसल्स उड़ाया वियतनाम के समुद्र के अंदर। चाइना ने घुसखोरी की इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर। चाइना ने बांग्लादेश के साथ अभी कुछ ये करना शुरू कर दिया। वो उनको इकोनॉमिक हेल्प देना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के ऊपर उनका कुछ कंट्रोल रहे। लेकिन इस पे मेरी थोड़ी विचार अलग है। अगर बांग्लादेश में चाइना मतलब उनसे चीजें खरीदता है, उन्होंने बोला है कि 97% जो चीजें जो बांग्लादेश की है वो हम उसे हम नो उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट चाइना को है वो बढ़ सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो वो अभी बांग्लादेश में भी आ रहा है, लेकिन मैं इसे एक अच्छी खबर ये करता हूं, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसखोरी हमारे देश में हो रही है, अगर उनको वहां पे जॉब मिले, अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाए तो हमारे अंदर घुसखोरी नहीं करेंगे। तो 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए हैं। तो अभी काफी सारे वापस जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। और जब ये आंदोलन हिंसाचार शुरू हुआ तो पहली बार इतिहास में कुछ बांग्लादेशी जो भारत में
बसे हुए थे वो बांग्लादेश में वापस गए हैं, लेकिन अभी भी 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हमारे देश में है। आशा करते हैं कि उन्हें भी वापस भेजने में हमें मदद मिलेगी। अभी एक अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दहशतवाद को पुनर्जीवित करने का कश्मीर वैली के अंदर, उसे उसमें उनमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। अभी देखिए, आज एक समय था वहां पे कितने ज्यादा दहशतवादी थे। अभी कश्मीर का सिर्फ कश्मीर वैली छोड़ के बाकी पूरा जो भाग है वो दहशतवाद मुक्त हो गया है, और ये माना जाता है कि कश्मीर में अभी 200 से कम दहशतवादी होंगे। पिछले आप एक हफ्ते की बात देखो, उसके अंदर हमने कम से कम 12 या 13 दहशतवादी मारे हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रोज ही फायरिंग हो रहा है। उसके अंदर हम पाकिस्तान का काफी नुकसान कर रहे हैं, और पाकिस्तान को दहशतवादी हमारे कश्मीर वैली में घुसाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। ये हमारा एक यश है, अर्थात उसकी कीमत हमें खून दे के करनी पड़ती है। एक महाराष्ट्र का ही जवान था सुनील, जिसने अपने प्राण का बलिदान दिया शोक रिवर के पास, जहाँ पे वो पुल बना रहा था, इंजीनियर्स का था। उसमें उसका डेथ हो गया। तो इस प्रकार और उसके 3 दिन पहले की बात थी, एक महाराष्ट्र का जवान जिसने कश्मीर के अंदर अपने प्राण का बलिदान दिया। तो ये खून तो हमारा जा रहा है, लेकिन जो चाइना और पाकिस्तान की जो इविल एक्सिस है, उनको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी वो उनको नहीं मिल रही है। तो अभी हम चाइना के जो अलग अलग वीकनेसेस है इसके बारे में बातचीत करेंगे। चाइना के बहुत वीकनेसेस है। जब हमारे मीडिया में डिस्कशन होता है, वो चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, चाइना का विजय माल्या होने वाला है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, वहां पे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 20% के ऊपर पड़ा है। लोग चाइना से चीजें नहीं खरीदना चाहते, इसलिए चाइना की फैक्ट्री जो है वो अंडर कैपेसिटी रन कर रही है। अभी पूरी रुकी तो नहीं है वो, लेकिन अंडर कैपेसिटी रन कर रही है। तो इसके सिवाय चाइनीज का इनकम कम हो गया है, इसलिए वहां पर सोशल अनरेस्ट बढ़ रही है। और सोशल अनरेस्ट का मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है। मैं लास्ट टाइम बताना ये भूल गया था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि चाइनीज के कोई सोल्जर्स मारे नहीं गए हैं। अभी चाइनीज का जो न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे सोल्जर्स ने भी यहाँ पे जान दे दी है। सोल्जर्स उनके मारे गए हैं, लेकिन उनके नाम और उनका नंबर हम राइट टाइम बताएंगे। ये ग्लोबल टाइम्स अचानक इतना बदली क्यों हो गया, उसका कारण सीधा और साफ है कि इसका कारण सीधा और साफ यह है कि चाइना के सोशल मीडिया में अभी अनरेस्ट चल रहा है। चाइनीज बोल रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स ने प्राण का बलिदान दिया, लेकिन चाइना नाम का देश उनका बलिदान की बात ही नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि भारत में देखो, जो सोल्जर्स का डेथ हुआ उनका जो अंतिम संस्कार हो गया, वहां पे पूरी भीड़ इकट्ठे हो गई थी, हजारों लाखों लोग वहां पे आ गए, उनको लश्करी सम्मान के साथ उनका लास्ट राइट कर दिया गया। मतलब नेशन ने, भारत नाम के देश ने हमारे सोल्जर्स को जो ऑनर उनको देना चाहिए वो दिया है, और उनकी वो फैमिली की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना में नहीं हो रहा है, याद रखना। चाइना में छुपा के सब लास्ट राइट्स हो गए। तो इसलिए जो चाइना के जो सोल्जर्स है ये बहुत ही गुस्से में है कि ये क्या है, हम जान देते हैं और हमारी जान की आप केवल आपने छुपाना है इसलिए उसे नहीं पब्लिश करते। तो ये इसके लिए वो भी गुस्से में है। तो ये चाइना के सारे जो वीकनेसेस है, इसके बारे में हम बातचीत और आगे करेंगे ही। अभी 4 उनके बड़े वीकनेसेस जो आज मैं कवर करने वाला हूँ, देखते हैं कितना समय मिलता है। पहला वीकनेस है तिब्बत। तिब्बत की लोक संख्या 50 लाख के आसपास है। हमारी जो बॉर्डर जुड़ी हुई है वो पूरी तिब्बत के साथ जुड़ी हुई है। तो तिब्बत एक पहला वीकनेसेस है, जिसे उसको चाइना का सॉफ्ट अंडरबेली बोला जाता है। दूसरा चाइना का वीकनेस है वो है शिनजियांग। शिनजियांग ये एक ऐसा प्रांत है, वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा उइगर मुस्लिम्स वहां पे रहते हैं। उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं।
वहाँ पे वहाँ पे चाइना बोलता है कि वहाँ पे दहशतवाद शुरू है, लेकिन सच यह है कि उइगर मुस्लिम बोलते हैं हमें दहशतवाद हम नहीं कर रहे हैं, हमें केवल हमारे धर्म का पालन करने के लिए इजाजत देनी चाहिए, यानी कि मस्जिद में जाना हो, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, रमजान है, ईद है, उससे सेलिब्रेशन करना हो वगैरह वगैरह, लेकिन ये चाइना उनको कर नहीं दे रहा है। आज 20 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम्स जेल के अंदर बंद करके रखे हैं चाइना ने, और कोई भी मुस्लिम कंट्री की हिम्मत नहीं है कि वो उसके बारे में बताए। लेकिन एक उसमें अच्छी खबर ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने पहली बार चाइना को वार्निंग दिया है कि आप जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं आपके खुद लोगों का, उसके बारे में एक स्पेशल सेशन होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा जो लाइव होगा उसके पहले ये सेशन हो जाएगा और पूरी दुनिया को पता लगेगा कि चाइना अपने आप के खुद के लोगों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार करता है। तो शिनजियांग में वो अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद जो हांगकांग है, हांगकांग के बारे में जो अनरेस्ट है, हांगकांग चाइना का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो अलग ही रहना चाहते हैं, वहां पे वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो उस इस अनरेस्ट अभी इतना ज्यादा ऊपर चला गया था कि एक कारण ये बताया जाता है कि चाइना की इंटरनल अनरेस्ट इतनी ज्यादा बड़ी थी, वो शिनजियांग में हो, तिब्बत में हो, हांगकांग में हो, जो इतर माइनॉरिटीज है वहां पर हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था में हो, उनकी सोशल अनरेस्ट में हो। तो ये जो चाइनीज वायरस जो वुहान से छोड़ा गया, उसका एक कारण था कि इस वायरस से पूरा अटेंशन जो चाइना की जो इंटरनल अनरेस्ट थी उसमें से सब लोगों का निकल गया। और अभी हम अभी हम सब कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिसे मैं चाइनीज वायरस बोलता हूं, और आप सभी ने उसको चाइनीज वायरस ही बोलना चाहिए। ये कोरोना वायरस नहीं है, चाइना ने छोड़ा हुआ है। तो अचानक ये चाइनीज वायरस शुरू हो गया। अभी कोई हांगकांग की बात नहीं करता, अभी कोई तिब्बत की बात नहीं करता, अभी कोई शिनजियांग की बात नहीं करता, अभी कोई एजिटेशन नहीं चल रहे हैं। तो सब जो अटेंशन है चाइना के लोगों का, ये अभी डाइवर्ट हो गया है। तो हम शिनजियांग, ये जो हांगकांग की भी बात करेंगे और जो इतर माइनॉरिटीज है उनके बारे में बात करेंगे। जो सोशल अनरेस्ट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ नेता ये है, वो वराडकर जी लिख रहे हैं कि ये चाइना की जैसे बातचीत करते हैं, तो क्या हम कायदे के नीचे उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते? मेरा इसके ऊपर विचार है कि हम बिल्कुल दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए इन पत्रकारों को या जो चाइनीज सपोर्टर्स है उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इसके ऊपर ध्यान आना चाहिए। उनके बैंक अकाउंट से क्या चाइना से पैसा आता है? लेकिन उनका पैसा डायरेक्टली चाइना से नहीं आता है, ये पैसा थर्ड पार्टी के थ्रू आता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, और ये इतना बंगला बनाने की जो आर्थिक अवस्था उनकी नहीं है। दे आर लिविंग बियॉन्ड देयर इकोनॉमिक मीन्स। उनको काफी ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा होगा, लेकिन पकड़ना, क्योंकि कोर्ट में अगर उनके खिलाफ आप कोई ये लगाते हैं सेडिशन के नीचे कि देश के खिलाफ आप कुछ लिख रहे हैं, तो उसके लिए ये कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है, प्रूफ लेना पड़ता है। तो उनके ऊपर नजर रखे, उनको पकड़ना ये इम्पोर्टेंट है। आप ये जो नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नेताओं की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैंने नहीं करनी है। लेकिन मैं एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, केरला के चीफ मिनिस्टर श्री विजयन, एक चीफ मिनिस्टर है हमारे देश के एक स्टेट के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना अच्छा देश है, चाइना को हमने बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, चाइना को हमने आइसोलेट नहीं करना चाहिए। और ये जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनके नाम सब आप उनको जानते हैं। ये कोई भी चाइना के जो गलवान में हुआ, जो लद्दाख में हुआ, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते। और आपको याद होगा 62 वॉर में भी ये नहीं बोलना चाहते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सेंट्रल इंडिया के अंदर, यानी कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, वहां पे नक्सलवाद चल रहा है काफी सालों से, और काफी हिंसाचार वहां पे होता है। उनका नाम नक्सलवादी नहीं है, बल्कि उनका नाम है माओवादी। ये माओवादी जो है, ये नाम उन्होंने क्यों क्यों उन्होंने रखा हुआ है?
क्योंकि सीधी बात है कि वो माओवादी माओ के अनुयायी है। वो उन्होंने जो 2004 में ये सब लेफ्टिस्ट ग्रुप जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना नाम रखा है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो किसके दिल में शक नहीं होना चाहिए कि ये चाइनीज के सोल्जर्स है और किसी के भी ये सोल्जर्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बीच में मुझे आप मेरा हाथ देख रहे होंगे कि कुछ कॉल भी आती आती रहती है, तो उसको मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम ये जो पॉलिटिकल वॉरफेयर जो हमारे खिलाफ चल रहा है, जिसके बारे में वराडकर जी बात कर रहे थे, इनको पकड़ना जरूरी है। और मुझे भरोसा है कि इस प्रकार के उनको पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। अभी मैं तिब्बत के ऊपर आ जाता हूँ। आपके जो सवाल मुझे जो चैट में नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। मैं 50 मिनट के मतलब 50 मिनट में बातचीत करूंगा। मैं तकरीबन 12-20 के आसपास मेरी बातचीत को रोकूंगा, और उसके बाद कुछ सवाल जो अभी चैट में नजर आ रहे हैं उसे हम लेने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स है ये बहुत ही अच्छा है, कि जिसे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार है। और आप, जाहिर है कि ये जो लिंक है आपके दोस्तों के पास आप जरूर भेजेंगे। अभी मैं तिब्बत के ऊपर आ जाता हूँ। आज जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है वो एक्चुअली तिब्बत के साथ लगा हुआ है। अगर तिब्बत ये एक स्वतंत्र देश रहता, कि जो 1949 तक तिब्बत इंडिपेंडेंट था, तो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगना ही नहीं था। और हम जो इतना खर्चा अभी हमारे डिफेंस के ऊपर कर रहे हैं इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो हमें करना ही नहीं पड़ता था। वो एक बफर स्टेट के मुताबिक काम करता था। जैसे बफर स्टेट समझ लीजिए आज भूटान है, जैसे बफर स्टेट आज समझ लीजिए नेपाल है, कि जिससे जो बॉर्डर है वो चाइना का बॉर्डर हमारे साथ नहीं लगता, वहां पर हमारा बॉर्डर भूटान और नेपाल के साथ लगता है। तो तिब्बत 49 तक इंडिपेंडेंट था। चाइना ने तिब्बत को 49 में कैप्चर कर लिया। ग्रेट जो उनका जो उन्होंने लड़ाई की तिब्बत के अंदर, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा तिब्बतन को मार दिया। तिब्बतन्स का स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हम उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप चले जाओ, ये हमारा देश है। लेकिन चाइना इस प्रकार की कोई चीज नहीं मानता। उन्होंने पूरे तिब्बत को अपने साथ ले लिया। इतना ही नहीं, तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उन्होंने जो दलाई लामा थे, जो उनके रिलीजियस हेड थे, उन्होंने सोचा कि चाइना के साथ अभी उन्होंने हमें कब्जा कर ही लिया है, तो उनके साथ एक करार कर लेते हैं, जिसपे उनको बोलेंगे कि आप हमें गवर्नेंस की फ्रीडम दो, आप हमें रिलीजन की फ्रीडम दो, आप हमें स्पिरिचुअलिज्म की फ्रीडम दो। ये इस प्रकार की बात वो कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि चाइना ने वो भी नहीं माना। उन्होंने तिब्बत को बिल्कुल रगड़ दिया। और अल्टीमेटली बात ये हुई कि अगर मुझे साल ठीक याद आ रहा है, तो 1959 के अंदर तिब्बत में एक चाइना के खिलाफ अपराइजिंग हुआ, जहां पे हजारों चाइनीज हजारों तिब्बतन्स ये मारे गए। लेकिन तिब्बतन्स के पास शस्त्र नहीं थे, इसलिए वो लड़ाई नहीं कर सके। और उसी समय जो उनके सबसे बड़े नेता है दलाई लामा, जो आज भी हमारे देश में रहते हैं धर्मशाला के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अपने अनुयायी के साथ भारत में आ गए, और हमने उनको यहाँ पे रहने के लिए मतलब मदद की। और आज वो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल धर्मशाला में चलाते हैं। और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनकी जो राइटिंग है, टीचिंग है, आप लोगों ने बहुत की बार उसके बारे में बातचीत किया होगा। लेकिन उसके बाद चाइना ने तिब्बत में इतना ज्यादा रिप्रेशन शुरू कर दिया कि उसके बारे में हम बातचीत तो करेंगे ही। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कि तिब्बत में क्या चल रहा है, तो एक वेबसाइट है, उसका मैं नाम पढ़ के सुनाता हूँ, www.freetibet.org.news। इसके ऊपर जाइए, वहां पे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि वो तिब्बतन जो बाहर रहते हैं वो ये सब चलाते हैं और वहां के अत्याचार के बारे में बातचीत करते हैं। मैं अभी फिलहाल चाइना का चाइना तिब्बत पे क्या कर रहा है उसके बारे में बोलूंगा। 59 की अपराइजिंग हो गई, तिब्बत दलाई लामा वहां से भाग गए।
आज वहां पे हर एक प्रकार के ह्यूमन राइट्स का सप्रेशन किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, लोगों का टॉर्चर किया जाता है, लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है। और ये माना जाता है कि चाइनीज आर्मी ने दुनिया की सबसे बड़ी सर्विलेंस जो है वो तिबेटन्स और शिनजियांग में शुरू कर दी है। वहां पे हर एक तिबेटन क्या करता है इसके ऊपर चाइना की नजर है। टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और यानी कि उनकी मोबाइल है, उनके सब में वो घुस गए हैं और वहां पे उनके ऊपर वो पूरा नजर रखते हैं। इससे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी करना चाहेंगे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आज चाइना ने पिछले कुछ सालों में 6,000 से ज्यादा जो तिब्बतन मोनेस्ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि तिब्बतन का जो रिलीजन जो बुद्धिस्ट है वो उसे वहां उसको सप्रेस कर दो और उनको चाइनीज बनाओ, यानी कि चाइनीज पे उनका धर्म को नष्ट कर दो। तो ये कल्चरल एग्रेशन हो गया या ये रिलीजियस एग्रेशन हो गया। और 6,000 मोनेस्ट्रीज अगर आप बर्बाद कर देते हैं और जो बची हुई है उसे उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट के मुताबिक बनाया हुआ है। अगर आप में से कोई टूरिस्ट बन के अगर जाएंगे तिब्बत के अंदर तो आप देखेंगे वो एक शॉपिंग मॉल के मुताबिक बने हुए है। तो उसकी जो एक रिलीजियस सैंक्टिटी होती है वो बिल्कुल वहां पे नहीं है। इतना ही नहीं, तो चाइना वहां पे उन्होंने जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन वहां पे बहुत ज्यादा किया हुआ है। 25% ऑफ फॉरेस्टेड एरिया ऑफ तिब्बत हैज बीन कट, क्योंकि चाइना वहां पे कुछ डर्टी इंडस्ट्रीज ला रही है, यानी कि कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है कि जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती है तो वो तिब्बत में चलाते हैं ताकि पोल्यूशन जो है वो तिब्बत में हो। तो वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, वहां पे शायद ऑयल गैस भी है, वहां पे सोलर पैनल्स के लिए बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। वहां पे तिब्बत एक फ्लैट लैंड है, तिब्बत एक रूफ टॉप है, तो वहां पे अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो इतनी ज्यादा ऊर्जा तैयार हो सकती है सोलर पैनल के लिहाज से कि वो आप पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी वहां से दे सकते हो। तो इसलिए तिब्बत स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि आज चाइना ने वहां पे 300-400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहां पे रखे हैं। माफ करिए, 400 वॉरहेड्स वहां पे क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है चाइना और यूरोप के साथ, चाइना या अमेरिका के साथ, तो जो यूरोप के और चाइना जो अमेरिका के जो मिसाइल्स आएंगे न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके, वो चाइना का जो न्यूक्लियर है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान ये तिब्बत का होगा। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर होता है तो। दूसरी बात क्या है कि चाइना के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अभी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहां वहां से न्यूक्लियर वेस्ट बाहर आ जाता है, जो रेडियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है और जो सैकड़ों साल रेडियो एक्टिव रहता है। तो उसको जमीन के अंदर बरी करना पड़ता है। तो उसको बरी कहाँ कर रहे हैं चाइनीज? या तो बरी कर रहे हैं तिब्बत के अंदर या बरी कर रहे हैं वो उसे शिनजियांग के अंदर। तो ये न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल वहां पे किया जा रहा है। इसके सिवाय जो चाइना की जो ये है पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे काम कर रही है। चाइना के जो मिसाइल्स है, वो जो मिसाइल्स है वो भी तिब्बत में है, क्योंकि अगर मिसाइल वॉरफेयर हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? तिब्बत का होगा। आपको पता है कि कुछ साल पहले चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी नाम की चीज शुरू कर दी थी। तो वो वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक कपल को सिर्फ एक ही चाइल्ड परमिटेड था, तो ये पॉलिसी उन्होंने तिब्बत में भी कर दी और वहां पे मास स्टरलाइजेशन किया गया। और उसमें से ये भी नहीं पूछा गया कि क्या आपकी शादी हुई है, ये भी नहीं पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या आपको एक से ज्यादा है। पहले तो एक इस प्रकार का स्टरलाइजेशन करना किसी के खिलाफ, तो ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है ही। लेकिन कम से कम ये तो पूछते कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, कम से कम ये तो पूछते कि आपके पास आपके कितने बच्चे हैं। बिल्कुल नहीं, मास स्टरलाइजेशन हो गया। आज चाइना जो है वो तिब्बत के जो प्रिजनर्स है उनको एक स्लेव के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी ने कुछ न्यूज़पेपर में कुछ लिखा, उसे किसी ने कुछ डिसेंट दिखाया, किसी ने कुछ ये किया तो उसको सीधा जेल में डाला जाता है
और उससे वो जो डिफिकल्ट एरियाज है वहां पे जाके काम करते हैं, और ऐसे हजारों तिबेटन्स आज इस प्रकार से कैद में होंगे। माना जाता है कि आज चाइना में तिबेटन ये माइनॉरिटी में हो रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि तिब्बत की पॉपुलेशन तकरीबन 50 लाख के आसपास है, और तकरीबन 3-4 लाख से ज्यादा तिब्बतन बाकी दुनिया में फैले हुए हैं। हमारे देश में शायद 1-1.5 लाख तिब्बतन जरूर होंगे, जिनको आप देखते होंगे विंटर्स के दौरान। अगर आप धर्मशाला जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ नजर आ जाते हैं। और काफी बार वो हमारे सिटीज के अंदर भी आके कुछ चीजें बेचते हैं। वो हमारे एक एस्टीम्ड, उनको हमने आइसलम दिया हुआ है। बहुत ही क्वाइट कम्युनिटी है, शांतता से काम करती है। लेकिन आज चाइना में जो तिब्बतन्स है उनको वहां पे माइनॉरिटी बनाया हुआ है। जो चाइना के जो मेनलैंड के जो चाइनीज है, ये उनको वहां पे बसाया हुआ है। उद्देश्य क्या है कि अगर तिबेटन्स वहां पे कम हो जाते हैं और हन चाइनीज ज्यादा हो जाते हैं, तो जाहिर है उनका आवाज पूरा दब जाएगा। तो इसलिए अभी पूरी जो सत्ता है तिबेट की, और यही सत्ता तकरीबन शिनजियांग के बारे में जब मैं बात करूंगा उनकी, वो सभी इनके हाथ में चली गई है। तो इसलिए कि ये सब लोग अभी उनके हाथ में ना पॉलिटिकल पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, ना कल्चरल पावर है, ना स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर वो जी रहे हैं। यानी कि आप कोई भी चीज बताए जिनका वहां पे पूरा उनका नुकसान ही हो रहा है। तो ये इस प्रकार के जो चाइनीज कर रहे हैं, उसे एक कल्चरल एग्रेशन भी बोला जाता है। वो चाइना जो तिब्बत की संस्कृति है वो पूरी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आज तिब्बत में सारे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन ये रास्ते का इस्तेमाल तिब्बतन्स कितना करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये रास्ते केवल मिलिट्री एग्रेशन के लिए तैयार किए हुए हैं। और एक सबसे बड़ा अत्याचार जो तिब्बत में हो रहा है, जो तिब्बत का जो पानी है, तिब्बत में पानी बहुत ज्यादा पैदा होता है, वो पानी चाइना डाइवर्ट करना चाहता है चाइनीज मेनलैंड में, जहां पे पानी की कमी है, जिसे हम एक वाटर वॉर बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाइना एक फ्लैट लैंड है, और ये माना जाता है कि वहां पे बर्फ काफी गिरती है। 40% एशिया का पानी, मैं रिपीट करता हूं, 40% एशिया का पानी पैदा होता है तिबेटन प्लेटो के ऊपर। और बहुत सारी नदियां हैं जो वहां से शुरू होती है, और ये सब पानी वहां से मिलता है। अभी ये पानी कौन कौन से देशों में जाता है? आप शुरुआत करिए लेफ्ट से राइट में चाइना का नकाशा देखते हुए। तो जो हमारी सिंधु नदी है, जो हमारे देश से बाद में चली जाती है पाकिस्तान के अंदर, 3-4 हमारी बड़ी नदी, हमारी बड़ी पांचों नदियां जो है, जो चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद हमारी गंगा है, हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है कि जो चाइना से उगम स्थान वहां पर है, और वो वहां से यहाँ आ जाती है। और इसी प्रकार की जो नदियां है कि जो म्यांमार में जाती है, थाईलैंड में जाती है, साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देशों में जाती है। तो ये नदिया का पानी चाइना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। माना जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी भी वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये वाटर वॉर, ये अलग अपना एक अलग विषय है। कभी बाद में मौका मिले तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रेट बेंड नाम का एक जगह है जहां पे ये पानी चाइना डाइवर्ट करना चाहता है। तो जिससे हमारा क्या नुकसान होगा? क्या यस, थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि जो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, चाइना में उसे उसे सैंगपो नाम से पुकारा जाता है, सैंगपो योरलॉन्ग। जब वो नदी हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसका मेन जो ट्रिब्यूटरी है उसे सियान नदी के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप टूरिस्ट बन के अरुणाचल में गए होंगे तो जो अलोंग वगैरह जगह है, यहाँ पर ये नदी आपको नजर आ जाती है। और जब ये नदी अपना अरुणाचल प्रदेश तो माउंटेनस एरिया है, जब वो नदी वहां से आसाम के प्लेन्स में आ जाती है, तो वहां पे वो ब्रह्मपुत्रा नदी बन जाती है। तो वहां पे फिर और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है जो आगे हमारे देश से निकल के जाती है, समझ लीजिए बांग्लादेश में। तो ये सब जो पानी है चाइना चुराने की कोशिश कर रहा है। हम वहां पे हमारी वाटर सिक्योरिटी को हमने गार्ड करना चाहिए। हम कुछ कदम जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा जो डिस्कशन है ये बाद में करेंगे। मैं आगे वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ। हम चाइनीज यहाँ पे तो आए हैं,
लेकिन चाइना जो तिब्बत का जो सबसे बड़ा नेता है दलाई लामा, दलाई लामा अभी ये चाइना ये बोल रहा है कि दलाई लामा के पश्चात तिब्बत का गुरु धर्म गुरु कौन बनेगा। तो तिब्बतन कल्चर के मुताबिक तो दलाई लामा का जो सक्सेसर है, पहले तो हम चाहते नहीं कि उनका सक्सेसर आए, वो बहुत साल और जिए और तिब्बत लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करते रहे, क्योंकि वो एक कितने अच्छे आदमी है उनके बारे में आप जानते हो। उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, दुनिया पूरी उनको पहचानती है। लेकिन आज उनका सक्सेस से ढूंढने का अधिकार उनके कस्टम्स के मुताबिक उनको है, लेकिन चाइना बोलता है नहीं, ये अधिकार हमारा है। उनके पश्चात धर्म गुरु जो है वो चाइना ढूंढेगी, यानी कि जो एक चाइनीज जो तिब्बतन है उसको वो पकड़ेगी और वो उनको अपने कंट्रोल में लेगी, जिससे वो धर्म पूरा मिट जाएगा। तो एक दो सवाल मैं देख रहा हूँ इसलिए कि वो रेलेवेंट है, अभी अभी करना चाहूंगा। संजय हांडे जी बोल रहे हैं कि हम तिब्बत को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये गलती हमने 1949 में हमने करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया उसको। वो इंडिपेंडेंट नेशन था, देखिए वो तब वो चाइना में शामिल नहीं था, लेकिन हमने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन तिब्बत उनके पास चला गया। हम चुपचाप से बैठे रहे क्योंकि हमने सोचा कि चाइना खुश हो जाएगा इस प्रकार से और वो हमारा दोस्त बन जाएगा। अभी किस प्रकार से वो दोस्त बन रहा है आपको ये सामने ये पता ही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अनरेस्ट चाइना में है उससे चाइना का लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान हो सकता है। होगा कि नहीं ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तिब्बत के जो अत्याचार है उसके ऊपर हमने पूरी दुनिया में ये पहुंचाना चाहिए। उनके ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के सामने ये डालना चाहिए, और तिब्बत में जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए एज इंफॉर्मेशन वॉरियर, ताकि जो चीज जो घट रही है तिब्बत के अंदर ये पूरी दुनिया को पता लगे और चाइना के ऊपर ये प्रेशर आ जाए कि तिब्बत में इस प्रकार के अत्याचार नहीं हो रहे हैं। तिब्बतन्स काफी पढ़े हुए लोग हैं, हमारे देश में भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक जिसे बोलेंगे कि एक इतने नेक लोग हैं कि वो कोई भी एग्रेसिव काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जरूर शुरू करना चाहिए और उनकी मदद से हमने करना चाहिए। और हमारे देश में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ है जिसे फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत नाम से पुकारा जाता है, वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन तिब्बतन्स का स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। मैं उनका एक सेंटेंस कोट करना चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं कि तिब्बत की जो सॉफ्ट पावर है, यानी कि उनका रिलीजन जो बुद्धिस्ट है, उनकी मोनेस्ट्रीज है, उनकी लैंग्वेज है, उनका स्पिरिचुअलिज्म है, वो सोचते हैं कि ये शायद जो चाइना का जो मिलिट्री एग्रेशन है इससे वो जीत जाएगा। दैट मीन्स स्पिरिचुअलिज्म विल स्कोर विन ओवर चाइनीज मिलिट्री माइट, और ये पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल रहेगा। क्या इनका ये कहना सच होगा? मैं तो चाहता हूँ कि ये सच हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक मेरे पास उनकी एक कहावत भेजी थी जिसमें वो बोलते हैं, ये मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर एज लॉन्ग एज द स्काई रिमेन्स ब्लू, फॉर एज लॉन्ग एज द स्काई रिमेन्स ब्लू, तिब्बत विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ चाइना। जब तक आकाश नीला है तब तक तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं बनेगा। बट इट इज पॉसिबल दैट चाइना माइट बिकम अ पार्ट ऑफ तिब्बत। इट इज पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद चाइना ही तिब्बत का हिस्सा बन जाए। चलो ये स्पिरिचुअलिज्म है, हम उनको बेस्ट विशेस दे सकते हैं, हम बोलेंगे कि दुनिया आपकी इसको मानेगी, लेकिन मिलिट्री माइट चाइना को समझ में आती है। स्पिरिचुअलिज्म शायद इतनी सारी काम में नहीं आएगी ये। लेकिन उसके मैं आगे जो उनका वीक पॉइंट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है शिनजियांग। शिनजियांग का आप नक्शा देखें, काफी बड़ा एरिया है। और मैं जो चाइना में जो अल्पसंख्यक है उसके बारे में दो चीजें बोलना चाहता हूँ जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा। वो ये कि अल्पसंख्यक की पॉपुलेशन चाइना में तकरीबन 11% के आसपास है, यानी कि जो मेजॉरिटी जो हन चाइनीज है वो तकरीबन 89% के आसपास है। लेकिन जो अगर आप जोग्राफिकल एरिया देखें तो जोग्राफिकल एरिया जो माइनॉरिटीज है, यानी कि तिब्बत है, शिनजियांग है, इसके सिवाय इनर मंगोलिया है, इसके सिवाय और कुछ प्रांत है,
वो एरिया ऑलमोस्ट 40% है, 40%, यानी कि 11% ऑफ पॉपुलेशन बट 40% ऑफ एरिया, यानी कि अगर ये लोग अलग हो जाते हैं तो चाइना कितना कम हो जाएगा, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए माइनॉरिटीज ज्योग्राफिकली बहुत स्ट्रांग है और उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो काफी ज्यादा है। अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज जो चीजें शिनजियांग में हो रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। शिनजियांग की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 2 करोड़ है। शिनजियांग भी एक इंडिपेंडेंट देश था। उनका जो संबंध है वो तुर्किस्तान के साथ है। वो उस अपने आप को ईस्ट तुर्किस्तान बोलते हैं, यानी कि तुर्किस्तान का ईस्ट वाला हिस्सा। और वो उस समय उस एम्पायर का वो हिस्सा थे। वो चाइना में कभी नहीं आना चाहते थे, लेकिन 49 में चाइना ने उनको भी इन्वेड कर दिया। वहां पर भी कोई मिलिट्री माइट नहीं थी। वहां के जो लोग थे तुर्किस्तान के वो उनकी मदद में आ नहीं पाए क्योंकि चाइनीज माइट को वो डर गए। और चाइना का जो रूलर था चेंग कई शेक, उसके बारे में आपने सुना होगा। उसी उसी को चाइना ने निकाल दिया और वो भाग गया, जो अभी ताइवान में बसा हुआ है। और अभी उसके जो एंसिस्टर्स है, उसके जो यह है वो अभी ताइवान में है। यानी कि इतना बड़ा देश का जो जो एक हेड था उसको निकाल के वो भाग गया ताइवान के अंदर। लेकिन ताइवान बिल्कुल ही चाइना के खिलाफ है। तो शिनजियांग जो है कैप्चर कर लिया 49 में। उसके बाद चाइना ने वहां पर वही किया जो वो तिब्बत में कर रहे हैं, यानी कि शिनजियांग का चाइना बनाना। उनके धर्म के ऊपर ये लगाई, मॉस्क में नहीं जा सकते, रमजान ईद को ये नहीं कर सकते, आप फास्टिंग नहीं कर सकते, आप जो आपका मॉस्क है उसका डिजाइन ये चाइनीज होगा, वो और कोई नहीं होगा, आप रिलीजियस टीचिंग कोई नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। और आज चाइना वहां पर सिर्फ 20 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम्स को उन्होंने जेल में डाला है, जिसे वो एक बड़े प्यारे नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं रिफॉर्मेटरीज। रिफॉर्मेटरीज क्या, यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल एजुकेशन किया जाता है और उनसे जो लेबर का जो काम है वो किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि उनको इतना डरा दे कि वो कोई भी पॉलिटिकल डिसेंट की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो उइगर्स है वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो चाइना से अलग होना चाहती है, और ये भी एक्टिव है यूरोप के अंदर, ये भी एक्टिव है अमेरिका के अंदर। वो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन वहां पर भी उनके ऊपर इतना ज्यादा सर्वेलेंस रखा हुआ है कि वो बहुत ही डर जाते हैं। शिनजियांग में कितना हिंसाचार हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 100-150 लोग दहशतवादी हमलों के अंदर, या जिसे हम बोलेंगे कि अटैक्स के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन जो चाइनीज उइगर्स है, जो काफी उसमें से ट्रेनिंग उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही पाई हुई है, दहशतवादी कृत्य कैसे करते हैं, हथियार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन बात यह है कि उनके पास ज्यादा वेपन्स नहीं है, तो वो केवल नाइव्स या जो लोकली मेड जिसे वेपन बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हिंसाचार के लिए। इसलिए वो नाइफ अटैक तो वहां पे होते हैं चाइनीज के ऊपर। लेकिन फिर नाइफ अटैक करने वाला जाहिर है कि बहुत ही जल्दी वो पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके पास है ही क्या। तो वो उनके बाद फिर उनको फांसी दी जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन हिंसाचार जो शिनजियांग में है उसकी स्ट्रेंथ ये काफी ज्यादा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, और वो बिल्कुल नाखुश है। तो इनका हम अभी इनके बारे में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ये क्यों नहीं बात करते। उनको बोलना चाहिए कि भैया आप बोलते हो कि पूरे मुस्लिम हमारे दोस्त है या हमारे एक फैमिली में है, तो इनके बारे में क्यों नहीं, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है। चाइना ने उनको इतना डरा के रखा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक ताकत वैसे काफी है बिकॉज ऑफ ऑयल या बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, लेकिन वो चाइना के खिलाफ जो उइगर मुस्लिम है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। तो ये ईरान को बोलना चाहिए, सऊदी अरेबिया को बोलना चाहिए, गल्फ कंट्रीज को बोलना चाहिए, भैया आप भी कुछ करो और उनके ह्यूमन राइट्स को आप इस प्रकार से वायलेशन मत होने दो। आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमन बींग्स है, उनको भी जिंदा रहने का अधिकार है। तो ये वायलेशंस का हमने एक इस्तेमाल करना चाहिए।
मैं केवल 4-5 मिनट अभी हांगकांग के बारे में बोलूँगा, क्योंकि हांगकांग के बारे में काफ़ी खबर आई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हांगकांग में ओपन सोसाइटी है, वहाँ पे फ्री मीडिया है, तो सब चीज़ बाहर आ जाती है। लेकिन जो चाइना के अंदर की चीज़ है, वो बाहर नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे फ्री मीडिया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने उइगर मुस्लिम्स और तिब्बतियंस के ऊपर ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश की, और जो बाकी सारी माइनॉरिटीज़ है, इथनिक माइनॉरिटी जिन्हें बोला जाता है, इनर मंगोलिया वगैरह है, वो भी चाइना से बिल्कुल नाखुश है। तो उनका क्या, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बाकी मंगोलिया है, वो उनके साथ मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका दोनों साइड में वो एक दूसरे को उनका जो ब्लड है या उनका जो इथनिक सिमिलैरिटी है वो एक जैसा है। तो वहाँ पर भी उनके ऊपर कंट्रोल ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। चाइना के मैं केवल 2-3 ही सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में बातचीत नहीं होती। वो ये कि आज चाइना में सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, वो एकदम ही खराब हो गया है। यानी कि जो चाइनीज़ यूथ है, उसे मैरी करने के लिए उतनी लड़कियाँ है ही नहीं। तो अभी चाइनीज़ ने पाकिस्तान से लड़कियाँ लानी शुरू कर दी है। अगर आपने पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बात आई थी कि तकरीबन जो चाइनीज काम करने के लिए पाकिस्तान में जाते हैं, वो काफी बार वहां के लड़कियों के साथ शादी करते हैं। अभी कोई चाइनीज किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, तो वो उनका अपना अंतर्गत मामला है, इस प्रकार से कुछ लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्या उन लड़कियों ने अपने फ्री विल के साथ ये शादी की हुई है, या उनको शादी करने के लिए भाग किया गया हुआ है? तो या आप सोचिए, आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के अंदर, डॉन वगैरह के अंदर इसके बारे में काफ़ी चीज़ हुई है। तो ये सोशल अनरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियाँ वहाँ पे है ही नहीं शादी करने के लिए। इसके सिवाय आज चाइना जो है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्चा करता है, यानी अपने आपको पता है कि अगर हम हमारे देश की बात करते हैं, तो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि अंदर की सुरक्षा है, यहाँ पे कौन काम करता है? तो उसकी रक्षा के लिए पुलिस होती है, उसके रक्षा के लिए कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती है, जैसे सीआरपीएफ है, जैसे बीएसएफ है, जैसे सीआईएसएफ है। आप इनको सबको जानते हैं। तो इनका आज हमारे देश पे जो इनका बजट है, ये अगर समझ लीजिए कि जो जितना भी है, और हमारा जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का बजट है, यानी कि हम जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बजट है, जो हम आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऊपर खर्चा करते हैं, तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के बजट्स के तुलना में एक्सटर्नल सिक्योरिटी का बजट ये ऑलमोस्ट 3.5-4 गुना ज्यादा है। यानी कि हम हमारी देश की बाह्य सुरक्षा के लिए ज्यादा पैसा, 4 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं रफली, क्योंकि फिगर्स हर साल छोटी मोटी बदली होती रहती है, बट रफली ये रेशियो जो है 1:4 जरूर है। अभी चाइना में क्या रेशियो है? चाइना में एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्चा होता है, वो इंटरनल सिक्योरिटी के तुलना में तकरीबन 20-25% से कम है। यानी कि चाइना ज्यादा पैसा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करता है, ना कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर। तो उनके जो सबसे बड़े दुश्मन है, वो है कौन? अर्थात वो है अपने खुद के जनता। आपको पता होना चाहिए कि अपनी जनता को उन्होंने वहां पे इकोनॉमिकली उनको बहुत स्ट्रांग किया है, लेकिन उनको बोला है कि इकोनॉमिकली बहुत खुश रहो, आप बड़ा घर बनाओ, बड़ी कार ले लो, मजा करो, क्योंकि इकोनॉमिकली तो चाइनीज काफी प्रॉस्परस हो गए हैं। लेकिन जो जो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम है, जो आपको रिलीजियस फ्रीडम है, जो आपको कल्चरल फ्रीडम है, जो आपको बाकी सारी व्यक्ति स्वातंत्र्य है, ये आपको नहीं मिलेगा। हम जो चाइनीज स्टेट बोलेगी वही आपको करना पड़ेगा। सो इकोनॉमिकली एन एवरेज चाइनीज इज मच बेटर देन मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन बाकी जगह पे उनका जो व्यक्ति स्वतंत्र है, वहां पे बहुत ही कम है। तो इसलिए जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है कि पैसा ही क्या दुनिया में एक होता है क्या? एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि उनका एक चाइनीज था जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, उसने जो रिसर्च की थी उसके सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर किसी भी इंडियन को नोबेल प्राइज मिलेगा, तो पूरे देश को अभिमान हो जाता है कि भाई देखिए हमारा ये इतना बड़ा नोबेल प्राइज विनर है। जैसे कि नोबेल प्राइज विनर आपको पता है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर है वगैरह वगैरह।
तो हम हमें उनसे गौरव है। लेकिन चाइना ने क्या किया, इसे नोबेल प्राइज मिला और उसके बाद उसने उसको जेल में डाल दिया। नोबेल प्राइज विनर वाज पुट इनटू जेल और वो 11 साल वहीं पे रहा और वहीं पे वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हाल होता है कि जो कुछ अच्छा काम करते हैं चाइना उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। अभी मैं अगले 2-3 मिनट में रुकने वाला हूं, क्योंकि मेरा 1 घंटा पूरा हो जाएगा और कुछ सवाल मैं उसके बाद लेना चाहूंगा कि जो मुझे काफी सारे सवाल मिल रहे हैं, शायद 5 मिनट के हम सवाल ले सकते हैं। तो ये इसलिए वहाँ के कॉमन चाइनीज जो पढ़ा लिखा है वो बिल्कुल दुखी है। और आपको पता होना चाहिए कि एक टाइनामैन स्क्वायर या तिनानमेन स्क्वायर नाम की जगह है जहाँ पे चाइनीज डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए बोल रहे थे, कि बोलते थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो वहां पे उनके ऊपर चाइनीज आर्मी ने टैंक्स चलाए। अगर आपकी उसकी फोटोग्राफ देखना चाहते हो तो आपको वो सोशल मीडिया में फोटोग्राफ से मिल जाएगी कि चाइनीज ने 10,000 से ज्यादा चाइनीज आर्मी ने 10,000 से ज्यादा चाइनीज को वहां पे मारा हुआ है। तो ये इस प्रकार की उनकी जो बाकी की जो फ्रीडम्स है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं रुकने वाला हूं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि चाइना की वीकनेसेस बहुत है, शिनजियांग में है, तिब्बत के अंदर है, सोशल फ्रीडम के लिहाज से है, आर्थिक व्यवस्था में काफी कमजोरियां आ रही है। तो ये सभी कमजोरियां का हमने फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ हमारी बात करते रहते हैं, लेकिन चाइना जितना ज्यादा बड़ा देश उतनी उनकी कठिनाइयां भी उतनी ही बड़ी है। मेरा खुद का मानना है कि चाइना का चाइनीज इकोनॉमी का विजय माल्या बनने वाला है, कि इकोनॉमी वो क्रैश होगी, वो बबल बर्स्ट होने वाला है। उन्होंने जो इतने सारे कर्जे दिए हुए हैं, इसलिए उनको तकलीफ होने वाली है। तो ये इसका हम फायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। और शायद हम ये उठा रहे होंगे, शायद क्योंकि ये चीजें, इस प्रकार की चीजें कभी ओपन डोमेन में नहीं बोली जाती। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि हमारा देश इतना गधा नहीं है। हम भी चाइना के साथ एक लंबी लड़ाई करने की बातचीत कर रहे हैं। एक मैंने एक टीवी चैनल देखी जहाँ पे आया था कि एक लॉन्ग टर्म प्लान जो देश में बनाया हुआ है, आप खुद ही पढ़ लेना उसको किस प्रकार से प्लान बना है। लेकिन इतना काफी है कि हम भी चाइनीज के खिलाफ लड़ाई करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाया हुआ है और उस प्लान के मुताबिक हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चाइना का वीकनेस को ये करना, ये हमारा उद्देश्य होगा। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा कि चाइना में पॉलिटिकल वॉरफेयर करके वहां पे जो शी जिनपिंग की जो सरकार है, क्या उसकी बदली हो सकती है, क्या वहां पे डेमोक्रेसी आ सकती है, जिसे चाइना का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है चाइनीज लोगों का, उसे रोकने में मदद करे। तो ये सब ये विषय है जिसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। लेकिन याद रखना, चाइना का एनिमी नंबर 1 है उनके खुद के लोग, और उसका हमने फायदा उठाना चाहिए। किस प्रकार से उठाते हैं ये हम देखेंगे। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो आर्थिक बहिष्कार है इससे काफी कामयाबी मिल रही है, लेकिन 130 भारतीय ने इकट्ठा आना चाहिए। अभी कुछ ऐप्स बने हुए, शायद ये आपको पता ही होगा, अगर पता है तो जरूर एक्नॉलेज करिए कि अभी कुछ हमारे ई कॉमर्स की कंपनी है, समझ लीजिए अमेजॉन। तो उन्होंने उसके अंदर एक फीचर डाला है कि मेड इन इंडिया, यानी कि अगर आप अमेजॉन से कोई चीज खरीदना चाहते हो तो वो एक जगह के ऊपर सिर्फ मेड इन इंडिया चीजें आपको मिलेगी। तो कृपया आप कोई भी ई कॉमर्स से चीजें खरीदते हो, सिर्फ मेड इन इंडिया खरीदो। इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट ने ये जितनी भी ई कॉमर्स वाली कंपनीज है, इनको ये कंपलसरी किया है कि मेड इन इंडिया उसमें डालना चाहिए। इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक चीज जो देश के बाहर से आती है, इसके ऊपर हमने कहाँ वो बनी है ये पता होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐप्स हुए हैं। मैं बोलना चाहूंगा पुणे के अंदर, मुंबई के अंदर काफी सारी संस्थाएं हैं। एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ, ग्राहक पेट नाम की संस्था पुणे में है जो नॉर्मल ग्रोसरी बेचती है, वो या कुछ आइटम बेचती है, वो केवल मेड इन इंडिया है। तो इस प्रकार की और वो आपको होम डिलीवरी करती है। वो आपको क्या बोलेंगे कि जो एमआरपी है उससे 20% कम देती है।
तो ये जो मेड इन इंडिया को है उसको आप मदद करो, और बाकी कोई और कहीं नहीं फंस जाना। प्रोपोगंडा वॉरफेयर जो चाइना करता है उसके ऊपर मत सोचो कि हमारा देश खराब है। नहीं, हम भी एक अच्छा देश है, हम भी एक अच्छी आर्थिक शक्ति बनने वाली है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक अपना अच्छा काम करेंगे। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करेंगे, टीचर्स है तो आप द्रोणाचार्य बनेंगे, इकोनॉमिस्ट है तो आप वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट बनेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो माइक्रोसॉफ्ट से आप आगे जाएंगे, अगर आप साइंटिस्ट है तो आप नासा के जो साइंटिस्ट है उसके आगे चले जाएंगे, अगर आप बैंगलोर में आईटी में है तो आप सिलिकॉन वैली के आगे चले जाएंगे। यानी कि हर एक भारतीय जिस जिस क्षेत्र में है वहां पे अगर वो वर्ल्ड क्लास बने तो जाहिर है हमारे देश की प्रगति होगी। मैं यहीं पे रुकता हूं अभी, और कुछ सवाल जो है उसे लेने की कोशिश करता हूं। एक सवाल है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में कि इसे हम क्यों नहीं उसके ऊपर हमला करते। मिलिट्री पाकिस्तान के बारे में एक बार मैंने फिर बात करनी है। मैं इस पे इतना ही बोलना चाहूँगा, क्या पता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, क्या पता बलूचिस्तान अलग हो जाए, क्या पता पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे साथ मिल जाए, क्या पता सिंध अलग देश बन जाए, क्या पता कि जो अफगानिस्तान से लगा हुआ एरिया है वजीरिस्तान का वो चला जाए अफगानिस्तान के अंदर। मुझे नहीं पता, शायद एक समय आएगा, एक दिन सुबह आप उठ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे कश्मीर का हिस्सा बन गया है। शायद चाइना भी टूट गया है, इस प्रकार की भी खबर आपको आएगी। मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी लाइफ टाइम में आ जाए तो अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है। आप को एक प्रसाद मांजरेकर जी लिख रहे हैं कि हमने पहले चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हमारे नंबर 1 के दुश्मन है, उनके साथ हमने लड़ाई करना ही चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राजेंद्र वराडकर जी बोल रहे हैं कि कर्जे के जाल में जो फंसाए हुए देश है, चाइना ने हम्बन तोता जो बंदर है जो श्रीलंका का है, वहां पे उन्होंने उनको कर्जा देके वो बनाया। वहां सोच रहे थे कि वहां पे 5000 शिप्स हर साल आ जाएगी, 5000 के वहां पे 10 शिप्स भी नहीं आई पूरी साल के अंदर। तो वो कर्जा ये वापस नहीं कर सकते श्रीलंका। तो उससे क्या हो रहा है कि वो अभी अब पूरी 100 साल, अगले 100 साल के लिए हम्बन तोता वो चीन का बन गया है। तो ये इस प्रकार से वो अभी श्रीलंका उनका आर्थिक गुलाम बन रहे हैं। और उसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी थी कि अमेरिका उनको कुछ मदद करना चाहती थी, लेकिन चाइनीज प्रेशर के नीचे उन्होंने लेना वो शुरू कर दिया। लेकिन वो हम हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हो सकता है वराडकर जी, कि चाइना इकोनॉमिक वॉरफेयर किस प्रकार से हमारे नेबरहुड में लड़ रहा है। ठीक है। दूसरा है कि क्या हम दलाई लामा को फ्रीडम नहीं दे सकते। दलाई लामा एक बहुत ही कामयाब आदमी है। वो एक जब वो बोलते हैं तो वो पूरी दुनिया उनको सुनती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मुद्दा है। दलाई लामा को वो जो बोलना चाहते हैं वो बोलने की सुधा देनी चाहिए। काफी बार हम डर के दलाई लामा को बोलते हैं अभी मत, आप कुछ मत करो। कुछ दिन पहले की बात थी, उनका एक कुछ रिलीजियस फेस्टिवल था, चाइनीज गुस्सा होंगे इसलिए हमने वो उनको करने नहीं दिया। ये गलत बात है। हमारे ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले हैं ये चाइना से बहुत ही डरे हुए हैं, और उनका हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये है। वो सोचते हैं कि डिप्लोमेसी से चाइना के साथ बातचीत होगी। याद रखना, चाइना को डिप्लोमेसी या मुत्सद्देगिरी समझ में नहीं आती, उनको फोर्स की लैंग्वेज ही समझती है, जैसे जो हमने उनको गलवान में दी थी। तो ये जो अगर दलाई लामा कुछ हमारे देश पे करना चाहते हैं उनको करने दो, क्यों डरने की बात है। हमारे मतलब काफी बार हम डर जाते हैं कि वो क्या बोलेंगे, तो ये डरने की बात नहीं है। दलाई लामा को जो बोलना है वो करने दो, वो काफी कुछ बोल सकते हैं और पूरी दुनिया उनको सुनेगी। क्या चाइना के साथ वॉर होगा कि नहीं? चाइना के साथ मिलिट्री वॉर ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप में से काफी लोग वॉर की बात करते हैं, लेकिन जब वॉर के लिए जो डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए वगैरह, आपको ये समझ में आ रहा है कि पिछले 10 साल से हमारा डिफेंस बजट कोई नहीं बढ़ा है? क्योंकि आज जो हमारे में से जो हमारा टैक्स बेस है ये बहुत कम है। हमारे लोग टैक्स पे ही नहीं करना चाहते। हमारा ब्लैक मनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सरकार के पास इनकम के जो साधन होने चाहिए वो बहुत कम है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो हम न्यूज़पेपर चिल्लाना शुरू करते हैं कि फिर एक बार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अरे पेट्रोल की कीमत बढ़ना ये गवर्नमेंट का एक एटीएम कार्ड है।
आप 2 लीटर अगर पेट्रोल अपने स्कूटर में डालते हो या स्कूटी में डालते हो तो तुरंत उसमें से 40% पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाता है। आज इनकम टैक्स पे करना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका। पुणे का एक इनकम टैक्स की असेसमेंट ये बोलती है, पुणे की पॉपुलेशन समझ लीजिए 35-40 लाख के आसपास है, तो सिर्फ 5 या 6 लाख पुनेइट्स आर पेइंग इनकम टैक्स, जबकि इनकम टैक्स का असेसमेंट ये बोलता है कि कम से कम 15-20 लाख पुनेइट्स ने इनकम टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन वो नहीं पे कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स है, शॉपकीपर्स है जो नहीं कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट है। और पुणे ये एक बहुत ही कल्चरल सिटी है, बहुत ही देशाभिमान सिटी है, अच्छा काम करते हैं अलग अलग फील्ड में। अगर यहाँ पे लोग टैक्स नहीं कर रहे हैं तो काफी सारे ऐसे सिटीज है जहाँ वो इतना देश प्रेमी के काम नहीं करते, तो वहाँ पे क्या होगा? तो ये हमारी आर्थिक व्यवस्था जब तक आप ठीक ना पे करें, अगर आप देश अपना टैक्सेस ना पे करना शुरू करें, तब तक ये हम इस प्रकार की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज यह है कि आप जो काम कर सकते हैं, आप कहीं पर भी चीजें कोई खरीदने के लिए जाते हैं, आप पेमेंट डिजिटल मोड से करें, यानी कि जो आपका कार्ड होता है उससे, क्योंकि जब डिजिटल मोड से करते हैं तो वो पैसा बैंक में जाता है, जिससे उसका काला पैसा नहीं बन सकता। चाइना को हम ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि आर्थिक लड़ाई उनके साथ कैसे लड़े। ये हमारा विषय हमने कुछ हद तक कवर किया था। आगे एक बार फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। संजय हांडे जी बोल रहे हैं कि तिब्बत को हम देश की मान्यता क्यों नहीं देते। मान्यता देने से हांडे जी क्या होगा, क्योंकि उनके पास मतलब वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई शस्त्र नहीं है। तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रैग्मेटिकली पॉसिबल है। क्या हम देश विरोधी कानून को मजबूत नहीं कर सकते कि जो देशद्रोही लोग देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? यह आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया हुआ है। और मैं हमारे एक बहुत बड़े विद्वान थे हजारों साल पहले, उनका नाम था आर्य चाणक्य। उन्होंने बोला था कि किसी भी देश को 4 प्रकार के शत्रु होते हैं। एक शत्रु बाहर से आता है, मदद अंदर से मिलती है। दूसरा शत्रु अंदर ही होता है, मदद बाहर से मिलती है। तीसरा शत्रु बाहर से आता है, उसको मदद भी बाहर से मिलती है। और चौथा शत्रु जो देश में होता है, जिसे देश के अंदर ही मदद मिलती है, चाणक्य के मुताबिक वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो किसी भी देश ने जो अंतर्गत शत्रु है उनको पहले देखना चाहिए, उसके बाद जो अलग अलग जो और शत्रु है उनकी तरफ देखा जाए। अभी चाणक्य जी ने जो बोला था, आप हमारे देश का इतिहास देखें, आप अलेक्जेंडर पोरस की इतिहास देखें तो वहां पे पोरस को किस प्रकार से मतलब सैबोटाज किया गया था। आप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की लड़ाई देखें, वहां पे क्या हुआ था। जब हमारे मराठा का इतिहास देखे, वहां पे संभाजी महाराज कैसे पकड़े गए थे। अगर आप इतिहास देखे और आगे जाए तो इतने सारे उसमें एग्जाम्पल्स है कि जब हमारे लोग जो किसी कारण से बिक गए थे, उन्होंने हमारे देश को ही नुकसान पहुंचाया है, और जो आज भी हो रहा है। तो कायदा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर दबाव डालो कि भाई इस प्रकार से हम कायदा स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बना रहे। उल्टी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती कि कायदा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा व्यक्ति स्वतंत्र है। और आपने अर्बन नक्सल नाम की एक चीज सुनी होंगी, वो बोलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे। लेकिन आज अच्छी बात है, उनके खिलाफ 40,000 पेज का एक चार्जशीट जारी है और उनके खिलाफ अभी केस शुरू है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कायदा मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनको प्रेशर डालने की जरूरत है। विजय कुमार जी बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट हमारे देश में क्यों नहीं बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द चाइनीज प्रोडक्ट। विजय कुमार जी, चाइनीज प्रोडक्ट को तो टारगेट करना ही चाहिए, वो देश से निकाल देना चाहिए जब तक हमारे देश में ना बने। लेकिन देश में बनाने के लिए अभी काफी कुछ चीजें शुरू हो गई है। हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने 5,000 प्रोडक्ट्स ये किए हुए कि जो देश में हम बना सकते हैं या बन रहे हैं। जैसे कि दिवाली की मालिया है, जैसे कि टॉयज है, जैसे कि मतलब चीजें जो हम फेस्टिवल के लिए खरीदते हैं, वो तो हम वो देश में बनती है, उसके बावजूद लोग चाइना से ले रहे थे। तो उसे इसलिए उसको बॉयकॉट करना भी इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर ये एक लंबा कार्यक्रम है, हो जाएगा, लेकिन चाइनीज को भी बॉयकॉट करो। ये आइदर और नहीं है कि चाइना
चाइना को तो बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। कमलाकर साहू जी है, श्री राम पोखरे जी है, जय हिंद बोल रहे हैं, अविनाश अनिल चित्रकूट जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, शशि अग्रवाल जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, आप सभी सुनील वालावरकर जी जय हिंद बोल रहे हैं। अच्छी बात है, जय हिंद है, वंदे मातरम है, लेकिन मैंने ये एक बार पहले बोला था, वंदे मातरम बोलना, जय हिंद बोलना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलना, देश जिंदाबाद बोलना अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, उससे हमें जोश आ जाता है। लेकिन हमने केवल जोर जोर से बोलने से काम नहीं होगा, हमें कृतिशील नागरिक बनना पड़ेगा। कृतिशील नागरिक यानी कि कुछ कृति करो जिससे चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कुछ आघात होगा। मैं आपको एक मेरी एग्जांपल बनाना चाहता हूँ। 62 के अंदर मैंने एक बार बताया था कि मेरा मावस भाऊ, उसने अपने जान की बाजी वहां पे लगाई थी, लेफ्टिनेंट विष्णु आटले। तो 62 वॉर जब शुरू हुआ तब मैं स्कूल में था, और वहां पे हमारा जो एक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जो मेरी जो विलेज थी चिखली, वहां पर हमें एक गाना बनाया गया था जिसे हम जोर जोर से स्कूल में चिल्लाते थे कि जिंकू किंवा मरु मानुष कीचा शत्रु संगे युद्ध आमुचे शुरू। मुझे उस सॉन्ग में जोर से बोलने के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला था। ये चाइना के खिलाफ सॉन्ग था, लेकिन मेरा सॉन्ग चाइना ने नहीं सुना। जो लड़ाई होती तो लड़ाई वो हो ही रही। ठीक है, तो सॉन्ग वगैरह बोलना, जय हिंद बोलना अच्छी बात है, लेकिन कृतिशील चाइनीज चीज को बॉयकॉट करो। उनका जो प्रोपोगंडा वॉरफेयर है उसको ये मत करो। अपने जो बाकी देशवासी है उनको मदद करो। हम सबसे अच्छे नागरिक जिस भी फील्ड के अंदर है उसमें सबसे नागरिक अच्छा बनाओ। अगर आप सीनियर सिटीजन है, कुछ लोग सीनियर सिटीजन होते हैं, ग्रैंडफादर्स बने हुए होते हैं, आपके जो नातू है पंटू है उनको सिखाओ, उनका अच्छा नागरिक बनाओ। उनको बोलो कि देश के लिए कुछ करो, देश मुझे ये चाहिए वो चाहिए मत। उनको वाटर सिक्योरिटी के बारे में सिखाओ, उनको एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सिखाओ, उनको पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाओ। मनोज मांडके जी जय हिंद बोल रहे हैं, अशोक घोलप जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, शशि जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, प्रमोद गणेशन जी ये कर रहे हैं। काफी सारा रिस्पांस है, लेकिन अभी समय हो गया है एक बार आपसे फिर विदा लेने का। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आपको ये खबर देते हुए कि चाइना के जो अलग अलग पहलू है उसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है, और हमारी जो मीडिया है उसे उनकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाती है, और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बोलती ही नहीं है कि भैया चाइनीज बॉयकॉट ये सक्सीड हो रहा है। लेकिन कुछ बोलते कि नहीं नहीं नहीं, चाइना का बॉयकॉट हम कर ही नहीं सकते। अरे भैया हो गया है, और ग्लोबल टाइम्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बॉयकॉट हो रहा है। इंडियंस को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा स्टैंड ऑफ तो चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन हमारी इकोनॉमिक जो रिलेशन है उसको खराब होने मत दो। तो वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बॉयकॉट सक्सीड हो रहा है। ये खबर आपके पेपर में नहीं आएगी, ये दुर्दैव की बात है। तो चाइना के अलग अलग पहलू के ऊपर हम बातचीत करेंगे। उनका स्पाई वॉरफेयर, हमें गुप्तचर संस्था पाकिस्तान की क्या करती है उसके बारे में पता है। जो पाकिस्तान के जो छुपे हुए सेल जो है हमारे देश में जो फैले हुए हैं 100-200, उसके बारे में पता है। हमें रेडिकलाइजेशन के बारे में पता है कि हमारे कुछ युवकों को उग्रवादी बनाया जाता है, दहशतवादी संगठन में शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है इसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है। तो ये सब चीजें जो चाइना के अलग अलग पहलू है, ये हम आगे आने वाले इस जो हमारा ये लाइव प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे, ताकि आपकी ये इंफॉर्मेशन आप सब जगह के पहुंच सको। और आज अभी मैं खत्म कर ही रहा हूँ। अगर आपको ये जो बातचीत है ये अच्छी लगी होगी तो फेसबुक के ऊपर जरूर लाइक करना। इतना ही नहीं तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उसको बिल्कुल डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुंच जाएगी। मैं यहीं पे रुकता हूं, और फिर हम मिलेंगे अगले रविवार को 11:30 बजे सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के फेसबुक लाइव में। तब तक मुझे इजाज़त दो। जय हिंद।